जी। अच्छा, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर एक टर्म यूज होती है, सोल्डरिंग। सोल्डरिंग का मतलब होता है कि जो वर्कर है वो अपनी जो कैपेसिटी है ना उससे कम काम करते हैं। यानी देखिए ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर मैं अपने आसान लफ्जों में कहूँ ना, तो ये थोड़े नेगेटिव लोग होते हैं। यानी ये पुरानी लीडरशिप जो होती थी ना वो नेगेटिव होती थी। नेगेटिव से मुराद क्या है कि ये कहते थे, यही समझते थे कि लोगों को पैसा दो और उनसे काम लो। फिर ये कहते थे कि ये लोग जो है ना, ये जो वर्कर होते हैं ना, ये अपनी सलाहियतों को तो के मुताबिक काम नहीं बल्कि कम काम करते हैं। तो खैर कॉमनली हम ऑब्जर्व करते हैं कि हर बंदा अपने पोटेंशियल, फुल्ली पोटेंशियल को यूज नहीं कर रहा होता, बल्कि डंग टपा रहा होता है बस। अपने फुल पोटेंशियल, यानी एक बंदा अगर 10 काम कर सकता है एक दिन में, तो 3 काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, काम नहीं करता। तो ये जो है ना वो, यानी इसके अलावा ये आइडेंटिफाई करते हैं क्या रीजन है कि प्रोडक्शन कम हो रही है। यहाँ भी रूल ऑफ थंब होते हैं, प्रॉपर हर काम का एक असूल ज़ाब्ता होता है। और हर काम को साइंटिफिक एनालिसिस एनालिसिस फॉर ऑल वर्क। हर काम के मुतालिक ना, ये कोई काम नहीं हुआ तो साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे। अच्छा, तो ये वर्कर जो है वो बीमार होगा, ये वर्कर जो है ना वो उसको पैसा देते हैं काम करेगा, इसको डिस्काउंट देते हैं, इसको ये फला ऑफर करते हैं, इस तरह करके जो वर्कर शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम फॉर द कैपेबिलिटी एंड मोटिवेशन। जो वर्कर सिलेक्ट होता है ना वो अपनी कैपेबिलिटी और मोटिवेशन की बुनियाद पर सिलेक्ट होता है। और वर्क परफॉर्मेंस प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन डिवीजन ऑफ वर्क। यहाँ पे जो है वो काम काम प्रॉपर तकसीम होता है, तो फलां के जिम्मे फलां काम है, और जो जितना बड़ा काम करेगा उतनी ज्यादा उसको तनख्वाह दी जाएगी। सबकी जो परफॉर्मेंस है उनको मॉनिटर किया जाएगा, सबको नसीहत की जाएगी, सबकी जो कैपेबिलिटी जो है, कैपेबिलिटी और मोटिवेशन की बुनियाद पर उनको सिलेक्ट किया जाएगा। ये बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी वाले। आज की हमारी आखिरी जो सर, थ्योरी है, रोल ऑफ थंब का क्या आज का मतलब आखिरी लेसन बनेगा? है, रोल ऑफ थंब कहते हैं असूल। यानी वहां पे रूल ऑफ थंब, यानी जो मैंने जैसे कहता ना, मेरी बात अटल है, कि मेरी बात जो मैंने की है सो कर दी है, इसको कहते हैं रूल ऑफ थंब। यानी असूलों के ऊपर पक्का होना, पक्के असूल होना, मजबूत असूल होना। जी ठीक ठीक है। है, शुक्रिया। यानी यहाँ पे जो असूल बनाए गए हैं ना, उन असूलों के ऊपर काम होगा। अच्छा, एल्टन मायो, ये थ्योरी बहुत अहम है और मेरी बहुत पसंदीदा थ्योरी है। अगर वो जो फॉरेन की मैनेजमेंट थ्योरीज की अगर बात करें, तो एल्टन मायो वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी है मैनेजमेंट के अंदर, और ये मेरी फेवरेट थ्योरी है। एल्टन मायो जो था, इसने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी दी थी, और इसके अंदर पहले इसकी थोड़ा बात कर देते हैं एल्टन मायो के हवाले से। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो पैदा हुआ, और मेडिसिन के अंदर इसने डिग्री की। फिर इसके बाद ये माइग्रेट होगा यूएसए के अंदर 1920 1923 के अंदर। इसको अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। और इसका जो फोकस था वो था बिहेवियर ऑफ वर्कर, वर्कर के बिहेवियर के ऊपर फोकस था। और ये कहता था कि लोगों को ना पैसा से ना आजमाया करो। यानी जैसे साइंटिफिक तो उलट आई थी ना, तो साइंटिफिक वाले कहते थे कि लोगों को पैसा दो और काम लो, लेकिन ये कहते थे कि यार सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लोगों के साथ ना वो अच्छा सलूक भी रखो, अच्छा सलूक लोगों के साथ जो है ना वो उनके फिजिकली इकोनॉमिकली उनके साथ इन्वॉल्व हो। और ये मैं आपको वैसे मिसाल देता हूँ कि मुझे अपने घर के लिए किसी काम वाले को रखना है, ठीक है, मैं मुख्तलिफ लोग राब्ता करते हैं कि हम अवेलेबल हैं काम करने के लिए। अब उनके अंदर जो है ना वो, कुछ लोग पैसे के ऊपर बहस करते हैं कि हमने इतने इतने काम किए, इतने पैसे लेने हैं, कुछ इसके ऊपर बहस कर रहे होते हैं। कुछ और, लेकिन मुझे एक एक बंदा उनमें से कहता है कि मैंने फलां घर के अंदर 7 साल काम किया है और अभी भी मैं वहां पे काम कर रहा हूँ। तो मैं उसको जो है ना वो रख लेता हूँ, उसको अपने काम पे रख लेता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ यार इतना सिंसियर और फेयर उनके साथ है। और तो इट मीन कि एक अच्छा बंदा है, इसकी फिdelity जो है ना, वो वफादारी जो है ना, वो इसकी बुनियाद पर मुझे इसको रख लेना चाहिए। ये अल्टर मैरिज है ना, ये भी कहता है कि लोगों को पैसा या इन चीजों से ना जांचा जाए, रूल ऑफ थंब ना हो, बल्कि लोगों को साइकोलॉजिकल अपने से इतना अटैच कर लें कि लोग आपके काम करें। और मेरे मुर्शिद जो है कासिम अली शाह साहब, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वो कहते होते हैं कि मेरे पास जब मुझे 10 साल पहले जिसके साथ मैंने काम स्टार्ट किया था, आज भी वो मेरे साथ है। तो किसी लीडर की भी ये सलाहियत होती है कि सबको साथ लेके चलता है, और किसी शख्स का किसी के साथ जुड़े रहना इतने टाइम तक, ये भी इस चीज को शो करता है कि वो बंदा जबरदस्त है। मतलब इंसान परफेक्ट नहीं होते, इंसानों को साथ चलने के लिए कंप्रोमाइज जो है वो करने पड़ते हैं। खैर इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर वो क्या बात कर रहे हैं। जो पुरानी होती थी ना थ्योरीज, वो तो इस चीज के ऊपर होती थी कि चलो जी कंट्रोल करो, कंपोज, ऑर्गेनाइज जॉब, पैसे वगैरह को देखें, लोगों को ना मशीन समझते थे, बस इससे काम लो। लेकिन एल्टन मायो जो है ना वो
उसने इनकी मुखालफत की। और मुखालफत क्यों की? एल्टन मायो फैक्ट्री के अंदर गया और वहां पे जाके देखता है कि एम्प्लॉइज बेचारे जो है ना वो खड़े होकर उनके पाँव सूजे खड़े हैं। यानी इतना बेचारों से काम लिया जाता है कि उनके पाँव जो है ना वो, उनको सूजन आ गई है। फिर वो देखा एम्प्लॉइज इतना शोर के अंदर काम कर रहे हैं, और फिर मतलब उनसे इतना, जहाँ पे खड़े हैं इतना शोर है कि आपस में बात भी नहीं कर सकते। फिर देखा कि एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं उनको जो है ना वो 8 घंटे उनका कहा गया है, 10-10 घंटे उनसे काम लिया जा रहा है। फिर एम्प्लॉइज जो 8-10 घंटे काम कर रहे हैं उनको लालच दिया जाता है कि आप 2 घंटे और कर लो तो आपको इतना बोनस दिया जाएगा, और वो बोनस तनख्वाह के मुकाबले में कम है। यानी कंपनी खुद बहुत कमा रही है और उनको जो है बहुत कम दे रही है। तो ये इसको ये चीजें जो है ना वो अच्छी ना नागवार गुजरी। यार ये उनको पाँव सूजे हुए हैं, उनको लेबर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनके काम, उनको ज्यादा तनख्वाहें कम दी जा रही हैं, काम ज्यादा लिया जा रहा है, जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, कंडीशन है, वो बड़ी जो अनहेल्दी कंडीशन है। बेचारे मुलाजिम इतने थके हुए होते हैं शाम को, और कुछ भी नहीं अपनी जिंदगी को टाइम दे सकते, अगले दिन फिर आकर उनको काम करना पड़ता है। ये सारी चीजें जो है वो देख के ना वो बड़ा अफसोस कर रहा था कि इस निज़ाम को बदलना चाहिए, और ये वाली जो है ना ये मैनेजमेंट ये ठीक नहीं है, इस ऐसी मैनेजमेंट को बदलना चाहिए। फिर उसने 1941 के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे उसने अपनी थ्योरी दी, और लोगों को बताया कि देखें अगर आप ऐसे कर लें तो आपकी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और लोगों को भी फायदा हो जाएगा। इसके जो एक्सपेरिमेंट थे उनको हाथरॉन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। हाथरॉन, ये याद, नाम याद रख लेना है। ये पेपर में सवाल आया हुआ था कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एल्टन मायो ने किस चीज के ऊपर कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उसके एक्सपेरिमेंट को नाम दिया जाता है हाथरॉन एक्सपेरिमेंट। ये चीजें आप पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट मुद्दे की तरफ आता हूँ। उसने हाथरॉन एक्सपेरिमेंट किए थे, और वो 3 एक्सपेरिमेंट थे। उसके अंदर पहला एक्सपेरिमेंट जो उसने किया था उसको मैं यहाँ पे ऐसे सादा लफ्जों में आपको बता देता हूँ, आप डिटेल पढ़नी हो तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके नोट्स मैंने काफी, ये मेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी थी तो मैंने इसके ऊपर काफी रिसर्च करके बहुत बड़े नोट्स बनाए थे। पहले उसने किया था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट ये था कि उसने कुछ वर्कर को ना काम दिया, और उनकी लाइट जो थी ना जहाँ पे काम कर रहे थे वो लाइट बड़ी तेज कर दी। यानी मिसाल के तौर पे लाइट कम, एक जगह पे लाइट कम थी एक फैक्ट्री के अंदर, और एक जगह पे लाइट ज्यादा थी। अब उसने तजर्बा किया कि क्या कौन सी प्रोडक्शन किसकी है जो बहुत ज्यादा होती है, और किसकी प्रोडक्शन कम होती है। एट द एंड उसने जब रिजल्ट देखा कि जो प्रोडक्शन लो लाइट वाले कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन हाई लाइट वाले कर रहे हैं, तो दोनों जो है ना उसने कहा ये तो बराबर है। यानी उसने कहा कि लाइट का कम या ज्यादा होने से वर्कर की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दूसरा उसने तजर्बा किया, उसे क्या बोलते हैं, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर उसने क्या किया कि सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑन प्रोडक्टिव, यानी उसने क्या किया कि उसने कहा कि जो टाइम, वर्किंग टाइम था ना 10 घंटे की बजाय उसने उसको 8-6 घंटे कर दिया। उसने जो कंडीशन थी यानी इन्वायरमेंट जो था ना वो साफ, क्लीनलीनेस, वहाँ पानी मुहैया कर दिया, वहाँ पे बैठने के लिए चेयर भी रख दी रेस्ट करने के लिए, प्रॉपर उनका जो है ना रेस्ट पीरियड शामिल किया गया, हर 3 घंटे के बाद आप लोग रेस्ट करेंगे। फिर उनके फ्रेंडली सुपरविजन है, जो सुपरविजन उनके ऊपर मैनेजर था वो बड़ा फ्रेंडली था, डायरेक्शन देने वाला नहीं था। इसके अलावा उनको जो है ना वो दरमियान में रिफ्रेशमेंट या चाय वगैरह भी दी गई। उनको आपस में गपशप लगाने का टाइम भी दिया गया, यानी वो मिल के गपशप लगा सकें। तो उनका अब देखा गया ये वाला एक्सपेरिमेंट किया, यानी उसने सोशियो साइकोलॉजिकल टेक्निक इस्तेमाल की। अब उसने देखा, उस कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला कि यार वो तो बड़े इंप्रेस हुए, उनके अंदर जो एम्प्लॉइज के अंदर बड़ी सिंपैथी जागी, उन्होंने अपने रिकॉग्नाइज किया कि कंपनी हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वर्क जो है वो बेहतर हुआ। तो यानी इसके नतीजे के अंदर जो है ना वो प्रोडक्टिविटी जो थी ना वो भी बड़ी थी, और उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कंपनी को ऑन करना भी जो है ना वो, अब यानी कंपनी के खिलाफ बातें भी नहीं करते थे, कंपनी को ऑन भी करते थे। तो यानी ये वाला एक्सपेरिमेंट उसका वही सक्सेसफुल रहा जो उसने बात की थी। तीसरा तजर्बा उसने किया मास इंटरव्यू प्रोग्राम और ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स। मास इंटरव्यू प्रोग्राम ये है कि उसने लोगों से इंटरव्यू लिया। हाँ जी, कि आप अपनी मैनेजमेंट के लिहाज से क्या बात करते हैं, 21,000 लोगों से उसने उनके एटीट्यूड और सेंटीमेंट पूछे, कि आप अपनी मैनेजमेंट और सुपरविजन के मुतालिक क्या कहते हैं। कुछ उसने जो है ना वो क्वेश्चन वगैरह जो है वो लिविंग कंडीशन, वर्क इन्वायरमेंट और इस तरह के उसने जो है वो क्वेश्चन उनसे किए। उसके अलावा उसने वेंटिलेशन, इसको ना वेंटिलेशन थेरापी भी बोलते हैं। वेंटिलेशन थेरापी ये होता है, मैं इसको आपको थोड़ा आसान लफ्जों में और बताता हूँ। अगर आप, मैं कॉलेज के अंदर काम करता हूँ, और कॉलेज के अंदर ना जो है वो लोगों जो प्रिंसिपल है उसकी कुछ चीजों के, कुछ कामों के ऊपर मुझे इख्तलाफ है।
अब इख्तलाफ मैं प्रिंसिपल से, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जाके डायरेक्ट प्रिंसिपल से बात करूं कि सर ये आप गलत कर रहे हैं, या आपको मशवरा देने वाला कौन है कि आप इस तरह के फैसले कर रहे हैं, या कॉलेज की रिसोर्सेज को आप ठीक तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब मैं बात नहीं कर सकता। अब मैं क्या करता हूँ कि कोई मुझे पूछे, कोई मेरा ऐसा दोस्त बड्डी हो जिसके साथ मैं बैठ के ना, मैं शिकायतें, ये हर कहीं होता है, तो हम उसके साथ शेयर कर रहे होते हैं, यार ये देखो ना प्रिंसिपल ने ये क्या कर दिया, यार ये नहीं करना, यार ये मैनेजमेंट कैसे काम कर रही है, इस मैनेजमेंट को ठीक कर। हम किसी के साथ अपना कथारसिस कर रहे थे, इसे कहते हैं वेंटिलेशन थेरापी। तो जब ये किया ना, इससे भी जो वहाँ के जो मुलाजमीन थे उनका एटीट्यूड बदला। वहां पे उसका एटीट्यूड, जो वहां पे काम करने वाले मुलाजिम थे उनका एटीट्यूड बदला। इसको वेंटिलेशन थेरापी बोलते हैं, कि लोगों को बोलने का मौका दिया जाए, लोगों की जबानबंदी ना की जाए। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर अब जो है, लोग बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते, कि वो बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। अच्छा, फिर फोर्थ है बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। चौथा एक्सपेरिमेंट उसने किया, उसके अंदर भी ऐसे ही उसने किया कि नेचर सेटिंग के अंदर लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व से मुराद ये है कि यहाँ पे उनको किसी तरह उगलवाया, यानी ये टेक्निक भी कैथारसिस की टेक्निक है, कि जिसके अंदर उनको अपने दूसरे दोस्तों के सामने जो है ना वो बात करने का मौका मिला। और मिसाल के तौर मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर दुनिया के अंदर ना, पाकिस्तान के अंदर या मैं मुख्तलिफ जानने वाले लोगों को देखता हूँ कि डिप्रेशन एंजाइटी बहुत बढ़ रही है। और डिप्रेशन एंजाइटी बढ़ने की एक वजह जो है ना वो तन्हाई है, लॉन्लीनेस। लोगों को कोई मिलता नहीं जो उनकी दिल की बातें सुने, उनके मसले सुनने के लिए उन्हें कोई बंदा नहीं मिलता। वो मसले अंदर ही अंदर पनपते रहते हैं, और एक बहुत बड़ा हवा बन जाता है, और बाद में लोग एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार, टेंशन का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये किया कि लोगों को आपस के अंदर बोलने का मौका मिला, कि वो एक दूसरे के साथ कैथारसिस कर सकें, एक दूसरे के साथ बात कर सकें, एक दूसरे को फीडबैक दे सकें। तो इससे क्या हुआ, उनका जो प्रेशर है ना वो कम हो गया, जो अंदर उनकी एक चीज थी वो कम हो गई, और उससे भी उनकी जो है वो बेहतरी आई। ये कुछ टर्म है, रोबस्ट, बस्टर, चेजलर, स्क्यूलर, एक्टोफिशियस। करने की जरूरत तो कोई नहीं है, ये प्योर उसकी टर्म अपनी थी, कि यानी वन शुड नॉट टर्न टू मच ऑफ वर्क इफ वन डज ही इज अहेड। यहाँ पे उन्होंने ये किया था, वर्कर ने ना आपस में मिल के, कि जी हमने बड़ी मेहनत से काम नहीं करता, उन्होंने फैसला किया। और जो बंदा मेहनत से काम करेगा, इफ वन शुड नॉट टर्न टू मच ऑफ वर्क, कोई बंदा काम नहीं करेगा, वो काम करेगा, अगर उसको रेट बस्टर कहेंगे, टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज की। पीछे फिलहाल कहा कि इतना थोड़ा काम भी नहीं करना कि हमें निकाल दिया जाए, जो थोड़ा काम करेगा उसे चेजलर बोलेंगे। स्किलर, वन शुडंट टेल अ सुपरवाइजर, किसी बंदे ने किसी अपने सुपरवाइजर उसको ये नहीं बताना कि हमने जी ये काम जो है ना वो, सुपरवाइजर को ये बात नहीं बतानी किसी ने कि हमें ये फलां मैनेजर ने कहा है। जैसे तंजीमों के होते हैं ना, कि मुझे तंजीम के फलां हेड ने कहा कि तुमने ज्यादा काम नहीं करना, वरना मैं तो करना चाहता था, तो जो बताएगा वो स्क्यूलर होगा। इसी तरह एक्ट ऑफिशियस, वन शुडंट अटेम्प्ट टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस और एक्ट, और एक दूसरे से दूर नहीं जाना, हम कंपनी हमें आपस में मिल के ऑर्गेनाइजेशन में काम करना। खैर ये जो बातें मैं बाद में कर रहा हूँ, ये आपने कोई नहीं याद रखनी, सिर्फ ऐसे ही जनरल आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, खैर मुझे बतानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप परेशान हो जाएंगे, ये इतनी बड़ी थ्योरी। जो इस थ्योरी के अंदर आपने याद रखना है, वो याद रखना है कि एल्टन मायो ने दी, होमर रिलेशन थ्योरी दी। इसके अंदर वो साइकोलॉजी को इम्पोर्टेंट देता है। वो कहता है कि अगर सोशियो साइकोलॉजिकल टेक्निक इस्तेमाल की जाए तो रिजल्ट अच्छे होते हैं। इसमें जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट थे, उसके अंदर चार थे जो हमने ये बाद में बात की। कोई नाम याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखें कि हॉथरॉन ने एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। आज का इतना ही, ये मैंने मुख्तलिफ बाद में कंक्लूजन, क्रिटिसिज्म, इस तरह की चीजें उसके अंदर लिखी हैं, ये आप देखना चाहें तो बाद में देख लीजिएगा। अब बताइए, आज के लेसन के अंदर किसी का कोई सवाल अब है मैनेजमेंट तो पूछ सकते हैं। सर ये हॉथर्न एक्सपेरिमेंट रिपीट कर दें मुफ्त से। बस ये याद रख लें कि हाथरॉन ने ना एक्सपेरिमेंट किए थे अपने कंपनी के वर्कर्स के ऊपर, यानी कंपनी के वर्कर्स के ऊपर। और वो देखना चाहता था कि क्या ये इंसान मशीन की तरह ही है, कि इनको सर ये पैसे दिए हॉथरॉन जाए। और यही था, एल्टन ही था, एल्टन मेयो था। एल्टन मायो, एल्टन मायो था, हाथरॉन ने एक्सपेरिमेंट का नाम दिया था, अच्छा, इसलिए यही एक्सपेरिमेंट का एल्टन नाम मायो था, था। ठीक है जी, सर। एक्सपेरिमेंट का नाम। तो बहरहाल इतना ही याद रख लें कि उसने ना देखना चाहता था कि इंसान मशीन है, या इंसान जो है इनके अंदर, या इनके ऊपर साइकोलॉजिकल चीजें ज्यादा इफेक्ट करती हैं, पैसा ज्यादा इफेक्ट करता है। तो एट द एंड प्रूव ये हुआ कि अगर इंसान को साइकोलॉजिकल टच किया जाए, साइकोलॉजिकल अप्रोच की जाए, साइकोलॉजिकल उसका हासिल किया जाए, उसकी सुनी जाए,
उसके वर्किंग टाइम कम किया जाए, उसको फ्रेंडली इन्वायरमेंट दिया जाए, उसको घुल मिल के काम किया जाए, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, वो भी खुश होगा, एम्प्लॉय खुश भी होगा, और एम्प्लॉय की जो है ना वो थकावट भी कम होगी। तो ये बात इसमें। ओके सर। चलो ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह मैनेजमेंट अल्लाह कंप्लीट करते हाफिज। हैं। अल्लाह हाफिज सर।